प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। आज हम सभी हिंदी विषय के अंतर्गत एक तरह से ये जो क्लास आपकी है जो ऑनलाइन लग रही है वो एक तरह से परिचय है। इसमें आपको हिंदी से संबंधित जो है विषय सूची का परिचय आप कह सकते हैं कि हिंदी में कितनी पुस्तकें आपको पढ़नी है इस साल, और जो है कौन कौन सा है चैप्टर या अध्याय या पाठ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अगली कक्षा अर्थात कक्षा 7 में, और ईश्वर करें कि आप निरंतर जो है आगे बढ़ते रहें और अच्छे से अध्ययन करते रहें। तो आइए हम जानते हैं कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है कक्षा 7 में, और इसके साथ ही साथ कितनी जो है कापियां आपको बनानी है। तो सबसे पहले जैसा कि आप पढ़े थे कक्षा 6 में बसंत भाग 1, इसमें पढ़ना है आपको बसंत भाग 2। व्याकरण वसुधा भाग 1 का आपने अध्ययन किया था, इसमें पढ़ना है आपको व्याकरण वसुधा भाग 2। और वहां आपने पढ़ा था बाल राम कथा, और इसमें आपको पढ़ना है बाल महाभारत कथा। तो स्पष्ट है कि 3 पुस्तकों का आपको अध्ययन करना। एक मुख्य पुस्तक जो आपकी है वो है बसंत भाग 2, ठीक है, और व्याकरण की पुस्तक आपकी व्याकरण वसुधा भाग 2, और इसके साथ ही साथ महाभारत की कथा से सब कुछ जो है अध्याय जोड़े गए हैं जो आपके जीवन मूल्यों से संबंधित है कि आप जो है अपने जीवन में कुछ उन पाठों से अध्यायों से कुछ सीखें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस कहानी को रखा गया, इस कथा को रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया, 3 पुस्तकें हो गई। और अब जान लीजिए कि इसमें कितनी जो है कापियां आपको बनानी है। तो हिंदी बसंत भाग 2 से संबंधित इसमें जो है जो विभिन्न पाठ होंगे, इसमें आपको प्रश्न उत्तर लिखना है, शब्दार्थ लिखना है, या फिर जो है उससे जो आपको क्रियाकलाप जो दिए जाएंगे उससे संबंधित भी प्रश्नों को आपको उसमें हल करना है। तो इसकी एक कापी होगी, और वो जो है मोटी कापी बनाइएगा, पतली कापी नहीं बनाना है आपको। पतली कापियां जो है 2-3 बनाएंगे भर जाएगी, फिर एक कापी जो है गायब हो जाती है इधर उधर, फिर दिक्कत होती है आपको परीक्षा के दौरान। तो मोटी कापी एक बनाइएगा। दूसरी कापी भी आपको मोटी ही बनाना है जिसमें आपको भाषा, वर्ण, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जैसा आप कक्षा 6 में पढ़ रहे थे। अब 6 की अपेक्षा 7 में क्या करना है, यानी 7 में थोड़ा सा उसका विस्तार हो गया है, ठीक है। तो इसकी भी कापी आपको मोटी बनानी है। और बाल महाभारत कथा जो है अपेक्षाकृत यानी इनकी अपेक्षा जो है पतली कापी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अध्याय होंगे जैसे द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, ठीक है, दुर्योधन, इस पर जो कथाएं हैं उस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन या अधिक से अधिक 5 से 6 प्रश्न जो है इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी कापियां जो है अपेक्षाकृत पतली होंगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि हिंदी बसंत भाग 2 के अंतर्गत जो है कौन कौन से मुख्य पाठ हैं और इसको आपको किस तरह से जो है पढ़ना है। हालांकि इस संदर्भ में आपकी पुस्तक में मिल जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन में संक्षिप्त में इसका परिचय देंगे, ठीक है। तो जो मुख्य पुस्तक आपकी है बसंत भाग 2, इसका जो पाठ है, पहला जो अध्याय है वो यानी पाठ एक कविता है, ठीक है। कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त का मतलब स्वतंत्र। इस कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात पक्षी क्या चाहते हैं, पक्षी चाहते हैं कि वो स्वतंत्र हैं, उन्मुक्त रहें। इस संदर्भ में जो है लेखक ने इसमें रचनाकार ने या कवि ने इसके बारे में बताया है, ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन जी ने। इसके बाद से दूसरा जो अध्याय है दादी माँ। तो दादी माँ एक कहानी है, इसमें लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं कि दादी माँ का स्वभाव कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, और वो किस तरह से पूरे घर को जो है संजोए हुए थी, संभाले हुए थी, उनके बारे में बताया गया। और तीसरा जो है एक निबंध है हिमालय की बेटियां। ये एक निबंध है, हिमालय की बेटियां अर्थात हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनके बारे में लेखक ने एक निबंध लिखा है कि इनका उद्गम क्षेत्र कैसे है और कैसे जो है मैदानी क्षेत्रों में आती है और हमारी संस्कृत सभ्यता से जुड़ी हुई है, ठीक, ये हो गया। चौथा जो है कठपुतली, ये कविता है, और इसमें बताया गया है कि कठपुतली यानी काठ की गुड़िया, इसे जो है बंधन मुक्त होना ये चाहती है, बंधन में नहीं रहना चाहती है। इसके संदर्भ में जो है कवि ने अपनी कविता लिखी है जिसका शीर्षक है कठपुतली। और अगला जो पाठ है वो एक कहानी है मिठाई वाला।
ठीक है, मिठाई वाले यानी एक व्यक्ति के बारे में कहानी लिखा है लेखक ने, और उसकी विशेषताओं को भी बताया कि उसके अंदर कौन कौन से वो गुण थे, ठीक है, जिससे बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इस संदर्भ में बताया गया है। अगला जो अध्याय है, अगला जो पाठ है वो एक निबंध है जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। ठीक है, कि हमारे शरीर में रक्त की क्या महत्ता है, रक्त के क्या कार्य हैं, और रक्त का जो संगठन है यानी इसका निर्माण कैसे होता है, और पूरे शरीर में इसका संचार किस तरह से होता है, इसके बारे में निबंधकार ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। अगला जो है वो एक नाटक है, पापा खो गए। ठीक है, इसमें एक बच्ची, छोटी बच्ची रहती है, उसके पिताजी कहीं खो जाते हैं, और इस संदर्भ में जो है इस नाटक को लिखा है इसमें। जब इसका अध्ययन करेंगे तो इसे विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा आपको। अगला जो है वो पाठ 8 एक कविता है, शाम एक किसान। इसमें पर्वत, पठार और नदी का मानवीकरण किया है कवि ने, और किसान के द्वारा उनके जीवन को जोड़ा है। कैसे पर्वत, पठार, नदियां जो है एक किसान की तरह प्रतीत होती हैं, उन दोनों को एक दूसरे से जोड़कर बहुत ही हृदय स्पर्शी और मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया है। फिर अगला जो है चिड़िया की बच्ची, ये भी एक कहानी है कि एक छोटी सी चिड़िया रहती है, उसे अपनी माँ से कितना लगाव है, इसके बारे में बताया है इसमें कहानीकार ने। और इसमें सेठ जो गोविंद दास होते हैं वो बहुत प्रलोभन देते हैं उस चिड़िया को, लेकिन वो उस माँ के प्रेम के आगे इनका जो प्रलोभन व्यर्थ होता है, इस तरह से इसके बारे में बताया गया, कि माँ के प्रेम के बारे में यह दर्शाया गया है इसमें। और जो अगला है 10वां पाठ, अपूर्व अनुभव, ये एक जापानी संस्मरण है। इसमें एक विकलांग बच्चे के बारे में बताया गया है कि वो उसकी क्या क्या इच्छाएं हैं, वो क्या चाहता है, और उसकी सहायता जो है एक उसकी सहपाठी रहती है वो कैसे करती है, और उसकी सहायता करके वो ऐसा अनुभव करती है जैसा वो पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उस अपंग या अपाहिज बच्चे की सहायता करके वो बहुत ही खुश होती है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद से आपका 11वां जो पाठ है वो भी एक कविता है, और शीर्षक से स्पष्ट है, रहीमदास के दोहे, अर्थात ये दोहा है, रहीमदास जी का दोहा है। ठीक, अगला है कंचा। कंचा ये कहानी है। कंचा आप सभी लोग जानते हैं, कंचा या कांच की जो छोटी छोटी गुठलियां हैं उससे संबंधित है। एक बच्चे का बहुत उसके प्रति लगाव होता है, इसकी वजह से वो अपनी क्लास में बहुत डांट भी सुनता है, और जो उसे शुल्क दिया जाता है परीक्षा, वो विद्यालय शुल्क जमा करने के लिए वो न जमा करके कांच की गोलियां खरीद लेता है। तो एक बच्चे का जो है उसकी लालसा, उसकी इच्छा के बारे में दर्शाया गया है कि एक बच्चा, छोटा बच्चा क्या चाहता है। 13वां जो है एक तिनका, ये एक कविता है। इसमें ये दर्शाया गया है या बताया गया इस कविता के माध्यम से, किसी भी वस्तु, व्यक्ति को बहुत तुच्छ, बहुत ही छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वही वस्तु या व्यक्ति काम आता है। खान पान की बदलती तस्वीर, ये एक निबंध है। वर्तमान परिवेश में किस तरह से हमारा खान पान का जो परिवेश है वो बदल गया है, विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न परिवेशों का हमारे ऊपर जो है किस तरह का प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। जब इसको हम पढ़ेंगे तो विस्तार में इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद से अगला जो है पाठ है वो नीलकंठ, महादेव वर्मा जी का बहुत सुप्रसिद्ध ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र शायद ये शब्द आपके लिए नया होगा, नवीन शब्द होगा। कहानी निबंध तो आप जानते होंगे। रेखा चित्र का अर्थ होता है कि अपनी प्रस्तुति में इस तरह की प्रस्तुति करना या लेखन करना जिससे एक चित्रात्मक भाव उत्पन्न होता है, चित्रात्मक स्वरूप दिखता है, कि हमें एक पिक्चर की भांति वो कहानी दिखे। ठीक है, किसी पक्ष, किसी वस्तु, व्यक्ति का एक संक्षिप्त कहानी या संक्षिप्त जीवन के बारे में इसमें लिखा जाता है। ठीक, और अगला जो है 16वां भोर और बरखा, ये भी कविता है, और ये है मीराबाई जी का, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में लिखा है। 17वां पाठ जो आपका है वीर कुंवर सिंह, इनकी जीवनी है, ये जीवन के बारे में दर्शाया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 1857 की क्रांति में बिहार राज्य में जो है क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले जो कोई था वो थे वीर कुंवर सिंह। बहुत ही सुप्रसिद्ध है और पूरे इतिहास में और खासकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका नाम सर्वोपरि है। 18वां संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। ये जो धनराज पिल्लई के बारे में है, और एक साक्षात्कार है कि इंटरव्यू लिया गया, थोड़ा सा वो तुनक मिजाज थे, अर्थात गुस्सा हो जाते थे जब भी उनके जीवन के बारे में कुछ पूछा जाता था। तो इसलिए उसमें एक साक्षात्कार में एक रिपोर्टर जो है उससे पूछती है कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है, छोटी छोटी बात पे आप चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, उस संदर्भ में।
और 19वां जो पार्ट है वो आश्रम का अनुमानित व्यय। एक लेखा जोखा है कि महात्मा गांधी ने एक जो आश्रम बना रखा था उसमें सभी लोगों को जो घरेलू उत्पाद से संबंधित या आप ये कह सकते हैं लघु कुटीर उद्योग से संबंधित वो शिक्षाएं दिया करते थे, उस संदर्भ में है। और वहाँ उन्होंने किस तरह से लेखा जोखा रखा, उस आश्रम का हिसाब किताब रखते थे, उसके बारे में बताया गया है। 20वां और अंतिम है आपकी मुख्य पुस्तक बसंत भाग 3 का विप्लव गायन। ये एक कविता है, इसमें सितार गिटार के बारे में बताया गया था, जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में लेखक ने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये संक्षिप्त विषय सूची रही आपकी मुख्य पुस्तक जो बसंत भाग 2 है उसके बारे में। इसी संदर्भ में जो है आपकी व्याकरण की पुस्तक है उसके बारे में मैंने बताया कि आपको संज्ञा सर्वनाम ऐसे ही पढ़ना है जो 6 में पढ़ा, थोड़ा सा उसमें विस्तार हो गया है इसका, ठीक है। और तीसरी जो पुस्तक है बाल महाभारत कथा, आपने टेलीविजन में या विशेष धारावाहिकों में भी देखा होगा, इस पर बहुत सारे जो है सीरियल बने हुए हैं, ठीक है। तो उस संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप पुस्तक के साथ साथ जो है कॉपी अपनी बनाएंगे और कॉपी पे कवर लगाएंगे और नेम स्लिप वगैरह अच्छे से लगा के उसको आपको डेकोरेट करके रखना है। साथ ही साथ जब मैं पढ़ाता जाऊंगा, जैसे मान लीजिए पहला पार्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ा दिया, कंप्लीट हो गया, व्याख्या संदर्भ प्रशंसक, तो उसके बाद आपको जो है शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे पीडीएफ के थ्रू और आपको तुरंत कंप्लीट करके और एक निर्धारित डेट दिया जाएगा, दिनांक रखा जाएगा, इस दिनांक में आपको कॉपियां जमा करनी है, सबमिट करनी है। तो आप इसके साथ साथ उसे पूरा भी करेंगे और जो ही चैप्टर समाप्त होगा आप उसे जमा करेंगे ताकि उसे हम लोग चेक करें, उसको करेक्शन करें, फिर आपको वापस करेंगे और आप जो है परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि कितनी पुस्तकें हैं, कॉपियाँ कितनी बनानी है और हमें कैसे अध्ययन करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।